चर्चाएं हैं कि आपकी माताजी आशा हुड्डा का नाम आ सकता है, वो उम्मीदवार हो सकती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? से बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है, आपके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरीके की आप चुनौती देखते हैं इसको? कांग्रेस पार्टी जो तैयार है ही, मगर उससे ज़्यादा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग तैयार हैं। आज हरियाणा प्रदेश पे कर्जा तो बढ़ गया 3 गुना, निवेश 6 साल में 1 पैसे का हरियाणा में हुआ नहीं। पहली तो ये कोई चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस ही नहीं है, या ये चुनाव खट्टर साहब बनाम हुड्डा साहब ही नहीं है। ये चुनाव सही मायने में सरकार बनाम जनता है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तक मैं जरूर संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि लोग ऐसे उम्मीदवारों से सचेत रहें जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंधमारी करने के लिए सरकार के इशारे पे उन पे वोट काटने की नियत से कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंधमारी करने के लिए खड़े होंगे। एसआईटी का गठन, फिर एसईटी रिपोर्ट पे गृह मंत्री कहते हैं घोटाला हुआ, उप मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये पीटीआई टीचर्स के मामले में किससे और कहां पर चूक हुई? पीटीआई अध्यापकों को लेकर इस बात का मुझे दुख इसलिए है क्योंकि राजधर्म ये कहता है कि सारे कर्मचारी सरकार के कर्मचारी, किसी पार्टी का नहीं होता कर्मचारी। अगर कोई भी सरकार ये देखने लगेगी कि ये चौटाला काल के कर्मचारी हैं, ये हुड्डा सरकार के कर्मचारी हैं, ये बंसीलाल सरकार के कर्मचारी हैं, ये तो मैं समझता हूँ प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सारे कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी थे। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। आजकल हरियाणा की राजनीति में एक शब्द काफ़ी गूंज रहा है, घोटाला। और इतना गूंज रहा है कि हरियाणा के स्वतंत्रता दिवस, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि विपक्ष जो इसको घोटाला कह रहा है वो असल में अनियमितताएं हैं। उधर से बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है, एसवाईएल का मुद्दा लगातार गूंज रहा है, युवा राजनीति की बातें हमेशा होती रहती हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा जी। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। हुड्डा साहब, मैं शुरुआत करूंगा बड़ौदा उपचुनाव से। बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है, आपके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरीके की आप चुनौती देखते हैं इसको? देखिए, ये तो कोई किसी एक के नहीं, हम सब के प्रयास रहेंगे। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे चुनाव। और जहाँ तक प्रयास की बात है और जहाँ तक तैयारी की बात है, कांग्रेस पार्टी जो तैयार है ही, मगर उससे ज़्यादा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग तैयार हैं। बड़ौदा विधानसभा के क्षेत्र के लोग इस सरकार को एक झटका देने के लिए तैयार हैं। इसका घमंड, जो सरकार में जो एक घमंड आ गया, असंवेदनशील सरकार है, उस घमंड को झटका देने के लिए लोग तैयार हैं। जिस सरकार की कार्यशैली ऐसी रही हो, जिन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया हो, जो प्रदेश 2014 में विकास दर में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी दर में नंबर 1 हो देश में। किसान की दुर्दशा जिस सरकार ने कही हो, ना 6 साल में खरीद हुई, ना 6 साल किसान को अच्छा भाव मिला, खर्चा दुगना हो गया किसान का, छल हुआ किसान के साथ, आज किसान पे कर्जा दुगना हो गया। जिस सरकार ने गरीब को बुरे हाल किया हो, गरीब की सारी कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगा हो, चाहे वो मनरेगा की योजना हो उस पर ग्रहण लग गया इस सरकार में, चाहे वो गरीब के मकान की स्कीम थी, मकान की स्कीम, इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शनी आवास योजना में फुल स्टॉप लग गया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने इस सरकार ने बंद करने का काम किया। दाल रोटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो गरीब की कल्याणकारी योजनाओं पे जिस सरकार ने ग्रहण लगाया हो, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार के छोटे व्यापारी को और उसके व्यापार को जो है जिस सरकार ने ख़त्म करने का ग्रहण लगाने का काम किया हो, आज हरियाणा प्रदेश पे कर्जा तो बढ़ गया 3 गुना, निवेश 6 साल में 1 पैसे का हरियाणा में हुआ नहीं। इन सारी परिस्थितियों में हरियाणा की दुर्दशा हो चुकी है और हरियाणा के भविष्य को लेकर युवा पीढ़ी खास तौर पे अपने भविष्य को लेकर आज चिंतित है, अंधकार में भविष्य दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में बड़ौदा का चुनाव एक रेफरेंडम का काम करेगा, इस सरकार की कार्यशैली पे रेफरेंडम का काम करेगा और इस सरकार की अहंकार पे चोट मारने का काम करेगा। मेरा विश्वास है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से हमें लोगों का सहयोग मिलेगा और जिस दिन नतीजा आएगा उसी दिन से ये जो सरकार है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक लगातार जो है हमेशा समय समय पर ये बात आती रहती है कि परिवारवाद जो है राजनीति में ज़्यादा रहता है, परिवार के लोगों को ही राजनीति में आगे बढ़ाया जाता है। एक बड़ौदा उपचुनाव में कैंडिडेट कौन होगा ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं हैं कि आपकी माताजी आशा हुड्डा का नाम आ सकता है, वो उम्मीदवार हो सकती हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो पहले दिन ही हुड्डा साहब ने इस बात पे, जब विधायक दल की बैठक में ये बात आई थी
तो उस समय हुड्डा साहब ने इस पे अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो इस पक्ष में नहीं है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य इस चुनाव में एक प्रत्याशी बने। तो जो है उन्होंने इस बात को उसी दिन स्पष्ट कर दिया था। एक आपने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, अन्य जो भी कोई उम्मीदवार होगा वो सिर्फ वोट काटने के लिए होगा, इसका क्या मायना समझे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये कोई चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस ही नहीं है, या ये चुनाव खट्टर साहब बनाम हुड्डा साहब ही नहीं है। ये चुनाव सही मायने में सरकार बनाम जनता है। ठीक। एक तरफ सरकार है अहंकार, ऐसी सरकार, अहंकारी सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त, कहीं शराब घोटाला, कहीं खनन घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं धान घोटाला, हरियाणा को लूटने में लगे हुए, कोरोना की भी फिक्र नहीं कर रहे, हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले गई, विकास की पटरी से उतारी। और अहंकार ऐसा कि जब किसान अभी आंदोलन कर रहे थे 15 अगस्त को, तो भाजपा की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो काला झंडा दिखा के किसान आंदोलन कर रहे थे वो देशद्रोही हैं। किसान को देशद्रोही बताने वालों को जवाब बड़ौदा की जनता देगी। तो ऐसी सरकार, जो अहंकारी सरकार, ऐसी सरकार जो बड़ौदा को भूल गई कि बड़ौदा भी हरियाणा के मानचित्र पे है। 6 साल तक मुख्यमंत्री जी या कोई उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री भी कोई काम कराने के लिए बड़ौदा जाने की तो दूर की बात है, चाय पीने भी किसी के बड़ौदा नहीं गए। उन्होंने माना कि बड़ौदा का कोई जो है हरियाणा के मानचित्र पे ही नहीं है, बड़ौदा का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे लोगों को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना वजूद दिखाने का काम करेंगे। और अहंकार इतना कि अब क्या कह रहे हैं, एक मंत्री ने वहाँ जाके स्टेटमेंट दिया कि एक सीट के जीत हार से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कि भाई एक सीट के जीत हार में कोई सरकार के भविष्य में प्रश्न चिन्ह नहीं लगते। उनको ऐसा नतीजा वहाँ से मिलेगा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा कि उनको एहसास हो जाएगा कि एक सीट भी हरियाणा की राजनीति बदलने में सक्षम है। तो ये एक तरफ तो वो हैं और दूसरी तरफ वहाँ के लोग हैं। असली चुनाव सरकार बनाम जनता है और उस चुनाव में जनता जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आपने बात कही कि लंबे टाइम से बड़ौदा में कोई गया नहीं, कोई चाय पीने तक भी नहीं गया, लेकिन जब से बड़ौदा उपचुनाव की बात आई है कि होना है, तो दिग्विजय चौटाला वहां पर गए, जनसभा की और लगातार उन्होंने दौरे किए। उसके बाद एक जो मुद्दा निकल कर आया कि स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार, तो ये एक कंपटीशन सा हो गया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या जो ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा आया, ये दिग्विजय चौटाला के बाद आया? उन्होंने पहले लोकसभा और वो जींद उपचुनाव लड़ा। देखिए, आपने जो बात कही, पिछला प्रश्न और ये दोनों प्रश्नों में जोड़ता हूँ। आपने कहा कि भाई वोट काटो उम्मीदवार, जो हुड्डा साहब ने आपने कहा, तो निश्चित तौर से एक आपके माध्यम से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तक मैं ज़रूर संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि लोग ऐसे उम्मीदवारों से सचेत रहें जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंधमारी करने के लिए सरकार के इशारे पे उन पे वोट काटने की नीयत से कांग्रेस पार्टी के वोट में सेंधमारी करने के लिए खड़े होंगे। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तजुर्बा है, हमारे इलाके हरियाणा की राजनीति का तजुर्बा है। सोनीपत लोकसभा चुनाव में जिस दिन हुड्डा साहब ने पर्चा भरा, उसके अगले दिन दिग्विजय सिंह ने पर्चा भरा। और ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की पार्टी के एक विधायक दादा गौतम कह रहे हैं कि वो पर्चा सरकार के इशारे पे केवल और केवल हुड्डा साहब को रोकने के लिए भरा गया था, ताकि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन ना हो। अगर हुड्डा साहब वहाँ से जीतते हैं तो वो उस जीत की लहर में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस बात को रोकने के लिए वो पर्चा भरा गया था, वोट काटने की नीयत से वो पर्चा भरा गया था। तो इस प्रकार की जो कांग्रेस पार्टी के जो है विपक्ष की वोट में बंटवारा हो, कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंधमारी लगे, इस प्रकार के वोट काटू कैंडिडेट जो बड़ौदा से आ सकते हैं, उनसे लोग सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के अंदर ऐसे लोगों की नीयत देख ली है। आपने ये बता दिया कि आप इन चीज़ों को लेकर जाएंगे कि जो भाजपा जजपा गठबंधन सरकार है उसकी कार्यशैली किस तरीके की रही, उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। एक, आप क्या ये मानते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में आपकी जीत पक्की है? दूसरा, आपके अपने क्या मुद्दे हैं और अपने क्या वादे हैं जो आप जनता को करें कि अगर आप हमें जिताते हैं तो आप उनके लिए ये काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा 2-3 मुद्दे रहेंगे प्रमुखता से। पहला, और हम मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। पहला मुद्दा तो प्रदेश की दुर्दशा है, जिसको मैंने आप से पहले कहा, पहले प्रश्न के उत्तर में। प्रदेश की दुर्दशा, इनकी सरकार की कार्यशैली 6 साल में हरियाणा को बर्बादी की कगार पर ले गई है। अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया हरियाणा का।
हरियाणा में आज रिकॉर्ड बेरोजगारी, हरियाणा अपराध में नंबर 1, किसान की दुर्दशा, हर वर्ग पर त्रस्त, गरीब आदमी मजदूर की दुर्दशा। तो किसान, मजदूर, नौजवान के मुद्दा, पहला मुद्दा सरकार की कार्यशैली पर और सरकार के घमंड पर रेफरेंडम। दूसरा मुद्दा बड़ौदा और इस इलाके की अनदेखी। 6 साल में एक भी ना कोई विजिट हुई, ना कोई काम हुआ। केवल बड़ौदा ही नहीं, पूरे इस इलाके में हम सोनीपत की बात करें या पूरे इस इलाके की बात करें, इस सरकार ने इसको सौतेली नज़र से देखने का काम किया। यही कारण रहा कि इस इलाके ने सारे इनके मंत्रियों को जो है, जब चुनाव हुआ था तो चाहे वो इसराना में थे मंत्री इनके, चाहे सोनीपत में मंत्री थे, चाहे रोहतक में मंत्री थे, बादली क्षेत्र में मंत्री थे, नारनौंद में मंत्री थे, सारे मंत्रियों को लोगों ने धूल चटाने का काम किया, क्योंकि ये इलाका इस सौतेली व्यवहार से सरकार से त्रस्त था। जो काम सरकार ने कोई नहीं किए थे और सरकार के इन मंत्रियों के घमंड से ये इलाका दुखी था। तीसरा जो मुद्दा है वो भविष्य को लेके मुद्दा है। ये चुनाव अब 6 साल हो गए इनकी सरकार को, लोगों ने देख लिया, इनकी नीयत भी देख ली, इनकी काम भी देख लिए। ये चुनाव भविष्य की राजनीति को तय करने का, की दिशा को तय करने का चुनाव है। भविष्य की राजनीति को दिशा, बड़ौदा उपचुनाव हमेशा भविष्य की राजनीति को दिशा देता है। आपने देखा होगा जींद चुनाव में बीजेपी जीती थी। आज बीजेपी को जींद का एहसान मानना चाहिए। हालांकि 2 साल हो गए, जींद में भी एक ईंट लगाने का काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया, मगर उस जीत के बाद हरियाणा के अंदर बीजेपी की हवा बनी। इसी तरीके से बड़ौदा वासी हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम करेंगे, मेरे को विश्वास है। और आखिरी जो बात हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, वो हम अपनी तुलनात्मक, जो हमारे समय जो काम हुआ और इनके समय जो काम हुआ पूरे इलाके में, हमारे समय मैं 2-4 उदाहरण के तौर पे, बड़ौदा और गोहाना एक हमारा इलाका है। खानपुर के अंदर महिला विश्वविद्यालय बना और महिला मेडिकल कॉलेज बना, बहुत बड़ा अस्पताल स्थापित हुआ। मैं नहीं कहता इन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया या मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई बड़ौदा के अंदर। इन्होंने एक स्कूल का कमरा भी 6 साल में क्यों नहीं बनवाया, प्रश्न इस बात का उठता है। हमारे समय 21 गांव के अंदर खेल स्टेडियम बने, इनके समय एक भी गांव में कोई खेल का स्टेडियम क्यों नहीं बना, प्रश्न इस बात का उठता है। हमारे समय बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 10 पावर हाउस 132 केवीए के और 33 केवीए के स्थापित किए गए, इनके समय एक भी कोई बिजली का पावर हाउस क्यों नहीं बना। हमारे समय 15 दिन नहर चली इस इलाके में। इतना क्या भेदभाव था, इनके समय ना नहर आई ना पानी आया, जब आया तो 1 फुट पानी आया, बिना प्रेशर के पानी आया। हमारे समय ड्रेन नंबर 8 के अंदर लगातार पानी चला 10 साल। इनके समय जब मुख्यमंत्री जी के पास गए कि ड्रेन नंबर 8 में आप पानी छोड़िए नहरी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गंदे पानी का नाला है, इसमें पानी हम नहीं छोड़ सकते। हमारे समय 57 सड़कें बनी, मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें रहती हैं, इनके समय उन सड़कों का रिपेयर भी ढंग से नहीं हुआ, उन सड़कों पे थेकली भी नहीं लगी। ये इतना समय 6 वर्ष का, आज उन सड़कों की आप हालात देखो। इसी प्रकार से गांव के अंदर उस समय चाहे पूरे क्षेत्र के अंदर एक चमक आई, गांव का स्वरूप बदलने लगा, गांव के अंदर विकास कार्य हुए। इनके 6 साल में किसी गांव को 1 पैसे की ग्रांट भी इनकी सरकार में नहीं मिली। इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी, उस समय 2 नेशनल हाईवे आए इस इलाके में, रोहतक गोहाना पानीपत नेशनल हाईवे 4 लेन का, और एक हाईवे सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे, जो आज तक जिस पे काम नहीं शुरू हुआ। मंजूर मैंने कराया 2013 में, मगर 7 साल के बाद अब इन्होंने घोषणा करी है उस पर काम शुरू कराने की। और रेल की लाइन जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, ताकि गोहाना को सीधा दिल्ली से जोड़ा जा सके, जींद को सीधा दिल्ली से जोड़िए, रेल की लाइन वहाँ बिछाई गई। इनके समय में रेल की लाइन, या और तो बड़ी बात है, जो मंजूर शुदा रेल कोच फैक्ट्री लगनी थी इस इलाके में, ताकि बहुत से युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलते, वो रेल कोच फैक्ट्री भी, मंजूर शुदा प्रोजेक्ट भी उठा उत्तर प्रदेश चला गया, जिसका किसने जिक्र नहीं किया। इसी तरीके से जो गांव लेवल के अस्पताल होते हैं, CHC PHC, 4 ऐसे अस्पताल हमारे समय बने, मगर इनके समय में एक भी कोई अस्पताल का डिस्पेंसरी का कमरा भी मंजूर नहीं हुआ। बड़ौदा हरियाणा में है, ये भी एहसास इन्होंने नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भी लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। लगातार आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, और एक आरोप जो लगातार चल रहा है और वो मामला काफ़ी उजागर भी हुआ, शराब घोटाला। शराब घोटाले पर एक तो मैं आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया चाहूँगा, दूसरा क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच इस मामले को लेकर किसी तरीके की खींचतान है? पहले SIT का गठन, फिर SET रिपोर्ट पे गृह मंत्री कहते हैं घोटाला हुआ, उप मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं हुआ। किस तरीके से देखिए, जहाँ तक शराब घोटाले की बात है, मेरे को दुख इस बात का है कि जब पूरी दुनिया, सारी सरकारें, हमारा पूरा देश, हर प्रदेश सरकार
कोरोना से लड़ाई में व्यस्त थे, जब सारे दुखी थे और समय की तकरार थी कि एकजुटता से कोरोना से लड़ाई लड़ें, उस समय हरियाणा की सत्ता की कुर्सियों पर बैठे लोग प्लानिंग के तहत हरियाणा की कोरोना से दुखी जनता को भी कैसे शराब घोटाले के माध्यम से लूटा जाए, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से लूटा जाए, उनको लूटने की जो है उस समय योजनाएं बना रहे थे। बड़े बड़े घोटालों को, हजारों करोड़ के घोटालों को अंजाम दे रहे थे। दुख की बात ये है, जहाँ तक इसकी इंक्वायरी की बात है, हमने पहले कहा, अभी कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हर जिले के अंदर, कि जब तक सिटिंग हाई कोर्ट का जज अगर कोई इंक्वायरी नहीं करता, तब तक कोई एजेंसी, चाहे वो केंद्र सरकार की एजेंसी है या प्रदेश सरकार की एजेंसी है, वो कोई भी इंक्वायरी करेगी, उस पर विश्वास किसी का बनना नहीं। तो ये लिपापोती है, वो तो लिपापोती है। धान घोटाले में आपने देखा किस तरह से लिपापोती हुई। आपस में लड़ाई इनकी है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को भी और उप मुख्यमंत्री जी को भी, और किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच कराए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मगर वो भी करने की जरूरत नहीं। आप, जनता है, सब जानती है, लोगों को पता है इस घोटाले के पीछे राजनीतिक संरक्षण किन लोगों का था। आप एक काम करो, आप अपना कैमरे की क्रू लेकर हरियाणा के अंदर किसी भी ठेके के बाहर जाइए, शराब के ठेके के, कोई शराब लेने आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, लेकर आप उनसे सवाल पूछिए कि भाई कोरोना के टाइम में जब शराब बंद थी तो दुगने तिगने चौगने दामों पर कौन सा ठेकेदार आपको शराब की सप्लाई करने का काम किया, और वो किसके राजनीतिक संरक्षण में काम किया, किसने शराब घोटाला कराया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि ये क्या बात हुई है। तो आपके पास सच सामने उसी समय आ जाएगा। बिल्कुल। एक इसमें आप लिपापोती की बात कह रहे हैं, बीजेपी सरकार जब पहली बार बनी, मनोहर सरकार पार्ट 1 और सेकंड में भी लगातार कह रहे हैं कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, लेकिन एक और घोटाला आ गया कथित तौर पे, रजिस्ट्री घोटाला। क्या कहेंगे आप उसे लेकर? ये भी कथित घोटाला नहीं है। ये मैंने जैसे कहा कि कोरोना के समय जब जनता मजबूर थी, जनता अपने घरों से नहीं निकल पा रही थी, उनको लूटने खसूटने की योजनाएं बनी, और ये घोटाला, इसीलिए तो मुझे बड़ा दुख होता है कि उस समय भी लोगों को नहीं बख्शा इन लोगों ने। शराब घोटाला उस समय, उसके बाद जैसे आपने कहा रजिस्ट्री घोटाला। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 3 साल के लिए, पिछले 3 साल की जो रजिस्ट्री हुई है, हर जिले की हर तहसील का दोबारा से जांच कराने के लिए अब सरकार ने आदेश दिए हैं। मगर वो ठीक है आपकी बात, वो जो सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश, मगर कुल मिला के जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एनओसी के बाद रजिस्ट्री हो सकती थी एक नियम के तहत, उसका उल्लंघन खुले तौर पे सारे, एक कोई तहसीलदार कर देता, एक कोई दूसरा तहसीलदार करता, मगर सारे जिलों के तहसीलदार एक साथ कोरोना में उसका उल्लंघन करने लग गए। तो क्या राजनीतिक संरक्षण आपको दिखाई नजर नहीं आता? ये अभी जो जांच तो करा क्या रहे हैं, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो आपको क्या कोई राजनीतिक संरक्षण, आप किसी जिले में जाके पूछ लो कि ये रजिस्ट्रियाँ किसके शय पे हुई हैं, तहसीलदार किसके पास मंथली पहुँचाता है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जो 3 साल की जांच करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं फिर? आपको क्या लगता है, क्या मंशा है? ये तो जो है कि भाई जांच का दायरा बढ़ा दो, ताकि जो है अपना ताकि कोई एक जो है किसी को बचाया जा सके, किसी एक पे, तो इसको एक तरीके से पर्दा डालने की तैयारियां हो रही है। मेरा मानना है जांच के दायरे को बढ़ाने के बाद उस पूरे मामले को गोलमोल करने की जो है तैयारियां हो रही हैं। आप जांच बढ़ा दो, आप आज़ादी के बाद से आज तक का जांच करा लो, जांच कभी पूरी नहीं होगी। तो ये जो है मैं समझता हूँ, ये जो इस समय जो ज्वलंत बात है, 2017 की बात भी जांच होनी चाहिए, 2017 के बाद उल्लंघन हुए हैं उन सब की भी जांच हो, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरोना के टाइम ये जो इतनी रजिस्ट्रियाँ हुई और अभी रजिस्ट्री बंद है, अभी क्यों कर रखी है बंद रजिस्ट्री? इतने कोई सिस्टम नहीं बनता, लोगों को दुखी क्यों कर रहे? इतने आपकी गलती है, आपने घोटाले को अंजाम दिया, आपने लोगों को कटघरे में क्यों खड़े कर रखा है? इतने रजिस्ट्रियों के लिए कोई ना कोई मैनुअल रजिस्ट्रियों का रास्ता खोलना चाहिए सरकार को, ये भी मेरा मानना है। एक पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया, 1983 पीटीआई टीचर्स को। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां आप लोगों ने दी थी, और ये आरोप आप लगा रहे हैं कि सरकार जो है नौकरियां छीनने का काम कर रही है, और अन्य नौकरियों के भी आपने उदाहरण दिए थे। आपको क्या लगता है ये पीटीआई टीचर्स के मामले में किससे और कहाँ पर चूक हुई? देखिए,
जहाँ तक पीटीआई टीचर्स की बात है, इसमें सरकार का दृष्टिकोण शुरू से ही राजनीतिक रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। ना तो सरकार रास्ता निकाल सकती है, सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए रास्ता निकालने का काम किया है। हमारी सरकार ने एमआईटीसी के बर्खास्त कर्मचारियों को और कॉन्फेड के बर्खास्त कर्मचारियों को रास्ता निकाल के विधेयिका शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको दोबारा से उनको लगाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मौका दिया था कि जो 68 ये जो पेटिशनर्स हैं इसको आप एडजस्ट करने की तरफ कदम बढ़ाइए, मगर सरकार ने कहा वैकेंसी नहीं है। 68 की वैकेंसी सरकार मना करे, कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उसके बाद जब ये नतीजा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसके तुरंत बाद एक उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि इसमें फ्रॉडुलेंट लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंट भर्ती है, जबकि वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण नज़र आता है क्योंकि कहीं फ्रॉडुलेंट का इस्तेमाल ही नहीं है इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर। कहीं जजमेंट के अंदर इनकी मेरिट को गलत या प्रक्रिया को गलत नहीं बताया गया। तकनीकी खामियों की वजह से इस भर्ती का जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आधार तकनीकी खामियां हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया कि शुरू से ही राजनीतिक दृष्टिकोण सरकार बना चुकी थी इन पीटीआई अध्यापकों को लेकर। इस बात का मुझे दुख इसलिए है क्योंकि राजधर्म ये कहता है कि सारे कर्मचारी सरकार के कर्मचारी, किसी पार्टी का नहीं होता कर्मचारी, वो सरकार का कर्मचारी होता है। और सरकार का ये कर्तव्य है कि उन कर्मचारियों की रक्षा, सुरक्षा और उनके रोज़गार को सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य रहता है। और सरकार उस कर्तव्य से पीछे अगर हटेगी, अगर कोई भी सरकार ये देखने लगेगी कि ये चौटाला काल के कर्मचारी हैं, ये हुड्डा सरकार के कर्मचारी हैं, ये बंसीलाल सरकार के कर्मचारी हैं, ये, तो मैं समझता हूँ प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सारे कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी थे। और ये पीटीआई की भर्ती में भी मेरा ये कहना है कि सरकार से मैं आग्रह करता हूँ तरीका निकाले। हम साथ देंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ना सिर्फ साथ देंगे मगर धन्यवाद भी करेंगे। मगर सरकार नहीं निकालती तो उसको जोर शोर से विधानसभा में हमारे सारे विधायक इस बात को उठाने का काम करें। बिल्कुल, प्राइवेट बिल लाने की बात भी हुड्डा साहब ने कही थी। एक लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार की तरफ से पीटीआई टीचर्स को लेकर पैरवी ठीक से नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला हमारा गया एसवाईएल का, जो काफ़ी लंबे समय से जो है लंबित है, और इसमें केंद्र सरकार का और दोनों राज्यों की सरकारों का मिल बैठकर जो है इसका फैसला निकालने की बात कही गई थी। आपको क्या लगता है, सरकार जो कदम उठा रही है, सरकार का जो इस मुद्दे के प्रति रुख है, वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं इस मामले को राजनीति से ऊपर उठ के कुछ इसका मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। 1982 में इंदिरा जी की सरकार के समय एसवाईएल का पत्थर रखा गया, उस पर काम शुरू हुआ नहर पे। पंजाब ने उसके बाद इसका विरोध किया जब नहर काफ़ी खुद गई थी उसके बाद, और जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो दोनों को एक मेज पे बिठाकर राजीव गांधी जी के समय राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ। उस समय दुर्भाग्य रहा कि हरियाणा के कई राजनीतिक दलों ने, लोकदल जो उसमें शामिल है, उस समय उसका पूर्णतः विरोध किया गया। वो नहीं होता तो वो तभी लागू हो जाना था, मगर बहरहाल वो विरोध किया। विरोध के बाद पंजाब को अवसर मिल गया। बात कोर्ट कचहरियों में, सुप्रीम कोर्ट, बाकी कोर्ट जो है बाट कोर्ट कचहरियों में चली गई। उसके बाद जो सारी प्रक्रिया चली, कानूनन प्रक्रियाएं चली लंबे समय तक, मैं उसमें किसी सरकार के आकलन को कम ज़्यादा नहीं के योगदान को कम ज़्यादा का आकलन नहीं करना आता किसी भी सरकार, क्योंकि मेरा मानना है जो भी सरकारें रही होंगी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी करी होगी, हरियाणा के हितों में सही पैरवी करी होगी, तो पैरवी सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। मगर एक चीज़ ज़रूर सच है कि बाकी जितनी सरकारें थी उनके समय या तो ये एसवाईएल की पे खुदाई बढ़ी या कम से कम यथास्थिति बनी रही और पैरवी चलती रही। ये पहली सरकार थी, खट्टर सरकार, इसमें वो नहर खुदने की बजाय या यथास्थिति बनने की बजाय अट गई। और केवल एसवाईएल ही नहीं अटी, दादूपुर नलवी भी अटी। इसको नहर आटने वाली सरकार भी अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस सरकार को, इस पे ये भी इनकी उपलब्धि है। तो उस समय अट गई, मगर फिर भी फैसला आ गया हमारे हक में। जब फैसला हमारे हक में आ गया देवेंद्र, ये बात गौर करने की है, उस समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी ने मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार दिया
कि आप प्रधानमंत्री जी समय लें, पूरे हरियाणा के, चाहे वो हुड्डा साहब हैं, चाहे इनेलो पार्टी थी उस समय एक थी, आज टुकड़े हो गए, आप लोग सभी, हम लोग सभी मिलकर आपके साथ चलेंगे और हरियाणा एक स्वर में कहे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया है, ये 3 साल पुरानी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे इसको लागू किया जाए और पंजाब को बाध्य करें। आप समय लें प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 हफ्ते में समय ले लूँगा, मगर वो ना तो समय आया, ना ये जवाब मिला कि क्या प्रधानमंत्री जी ने समय देने से मना कर दिया हरियाणा के लोगों को, क्योंकि हरियाणा ने तो सारे सांसद भाजपा को दिए, या मुख्यमंत्री जी ने टाइम ही नहीं लिया। वो मैं समझता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जी की कैसी पैरवी है, कितनी इस मुद्दे को लेकर संजीदगी है, उसका अंदाज़ा दे रहा है वो। तो समय नहीं आया, 3 साल निकल गए, ना टाइम उन्होंने दिया या टाइम इन्होंने नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी से आप स्पष्टीकरण इस पर मांग सकते हैं। अब इतने पंजाब ने बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट में और लीगल ऑप्शंस खंगाले और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक इनिशिएटिव लेके बातचीत का जो है कि रास्ते की तरफ दोनों प्रदेश बढ़े सुप्रीम कोर्ट की इनिशिएटिव पे। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें कदम पीछे हटाने वाली बात पहले ही हो गई है। जब फैसला हमारे हक में है तो वो फैसला लागू होना चाहिए, कम से कम उसको लागू करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए। सब सारा प्रदेश एक था, सारे दल एक थे, आपके साथ जाने को तैयार थे, आपने वो सब नहीं किया, आप चुप बैठ गए और अब बातचीत की बात कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी इस बातचीत में भी अगर ये फैसले लागू करने की तरफ कदम अगर कुछ उठते हैं, बढ़ते हैं, तो प्रदेश एकजुटता के साथ प्रदेश के पक्ष के साथ रहेगा। दीपेंद्र जी, 2 छोटे छोटे और सवाल हैं। एक तो ये यूथ राजनीति का ज़माना है, क्या आप हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए तैयार हैं? ये मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने हमेशा जो भी मेरी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से भी लगी है और मैं जो स्वयं भी जो जिस लक्ष्य को लेके मैं चला हूँ, अपने लोगों की, अपने प्रदेश की और अपने देश के लिए अपने लोगों की सेवा करने के लक्ष्य को लेकर कुछ कर सकूं, कोई ऐसा अच्छा योगदान मैं दे सकूं ताकि मेरा इलाका, मेरा प्रदेश, मेरा देश आगे जाए और हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य कुछ बेहतर बने। इस लक्ष्य को लेके मैं कुछ भी कर सकूं, ये मैं लक्ष्य लेके चला हूँ। उसमें कोई पद की बात नहीं है। जो भी किसी भी समय में जो भी मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो भी मेरी जिम्मेदारी कभी भी रही हो या नहीं रही हो, उसकी बिना परवाह करे मैं तो हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में पिछले 15-16 साल से मैं इसी लक्ष्य को लेके संघर्षरत हूँ। पहले रोहतक लोकसभा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, इस बार भी बहुत दिया, चुनाव नहीं जीत पाए, मगर पूरे उत्तर भारत में 300-350 सीटों में विपक्ष की सबसे ज़्यादा वोट विपक्ष के किसी उम्मीदवार को रोहतक में ही मिली। तो मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद, एहसान मानता हूँ अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों का। मैंने उस समय वो जिम्मेदारी अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करी कि मेरा लोकसभा क्षेत्र का नाम विकास के मामले में बुलंदी तक पहुँचे। अब मेरे को राज्यसभा की जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश के सभी विधायकों ने मुझे चुन के राज्यसभा में भेजा है। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्रदेश के हकों की लड़ाई संसद में अच्छे से मैं लड़ूं। जिम्मेदारी ये भी है अब कि 15 में से हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद भाजपा के हैं। तो एक विपक्ष की एक आवाज़ वहाँ संसद तक पहुँचनी ज़रूरी थी, तो एक विपक्ष की एक जिम्मेदारी है। तो विपक्ष की आवाज़ किसी से कम नहीं रहेगी, मैं विश्वास लोगों को दिलाता हूँ। विपक्ष की लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे क्या होगा समय बताए। एक जैसे ही चुनाव होता है, नतीजा आता है, उसके थोड़े दिन के बाद ये हो जाता है कि अगले चुनाव में क्या होगा। साल 2024 में चुनाव आने हैं, आप क्या देखते हैं जो कांग्रेस का चेहरा होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या कोई और अन्य होगा? किसके नेतृत्व पे चुनाव? ये मैंने जैसे कहा कि ये अभी आकलन करने का समय नहीं है। अभी तो प्रश्न इस बात का है कि प्रदेश को इस नाकारा सरकार कि असंवेदनशील कार्यशैली से प्रदेश का पीछा कैसा छुड़ाया जाए, प्रदेश का को भविष्य कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा से हरियाणा प्रदेश विकास की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ, खुशहाली की तरफ कैसे बढ़े। हरियाणा डिजर्व्स बेटर। दिल्ली के 3 तरफ हम हैं, 3 तरफ सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हरियाणा के देश में, और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में।
उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार से ज़्यादा बेरोजगारी, जी। किसान का सबसे बुरा हाल, मजदूर का सबसे बुरा हाल, सबसे ज़्यादा अपराध, महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अपराध और बेरोजगारी जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो इस सरकार की दिशाहीनता की वजह से हरियाणा प्रदेश का जो पोटेंशियल था उसको चौपट कर दिया इस सरकार ने। इसीलिए मेरा मानना है हरियाणा के एक नागरिक होने के नाते, एक ऐसे नागरिक जिसने हमारे अपने इलाके में जिम्मेदारी निभाते हुए उसको आगे लेके जाने में अपनी ईमानदारी से तपस्या करी कि अब हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है। हरियाणा को दोबारा से एक उज्जवल भविष्य की तरफ हम तेज़ी से लेके जाएं, तेज़ गति से लेके जाएं। पूरी देश के सामने एक उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश वो उदाहरण स्थापित करने की हरियाणा में आवश्यकता है। उस जो रास्ते पे मैं समझता हूँ कि उस लड़ाई में, उस तपस्या में, उस संघर्ष में हम लोग सारे लगे हुए हैं। बाकी प्रदेश में क्या आने वाले समय में होगा वो अभी भविष्यवाणी करने का राजनीतिक मेरा काम नहीं है। जी, हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।